नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश स्पेशल। यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों ने अपना भाग्य विधाता चुनना शुरू कर दिया है। पहले फेज में 58 सीटों पर लोगों ने अपना मत ईवीएम में दर्ज करा दिया है। 14 फरवरी को दूसरे फेज में यूपी की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। वैसे 14 फरवरी को पश्चिमी देशों में वैलेंटाइन डे यानी प्यार मोहब्बत के दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में वैलेंटाइन डे और वोटिंग के मौके पर लोगों के सामने अपनी वोट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लोकतंत्र का वैलेंटाइन बनने का शानदार मौका है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि संविधान से सबको सरकार चुनने का बराबर हक मिला है, चाहे वो कोई धन्ना सेठ हो या फिर समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता व्यक्ति। इतिहास गवाह है सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने पंजाब के सियासी मिजाज का जिक्र किया था। उससे पहले मैंने इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल में आपको बाबरी ढांचे के ध्वस्त होने और उसके शुरुआती साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया था। लखनऊ की सत्ता का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। आज हम बात करेंगे यूपी की सत्ता में आने और बने रहने के लिए अजब गजब प्रयोगों की। उन्नीस सौ 1990 के शुरुआती दौर में अयोध्या के साथ साथ राम मंदिर की बात पूरे देश में जोर शोर से हो रही थी। यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने 1989 में मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत मुश्किल से हासिल की थी। वीपी सिंह से उनका पहले ही मोह भंग हो चुका था। मुलायम सिंह अपने करीबी दोस्तों से कहा करते थे कि भीड़ और पैसा जुटाकर हम देते हैं, फिर देवीलाल, चंद्रशेखर और वीपी सिंह हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है। अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन मुलायम करना क्या चाहते थे, इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करते थे। सूबे की तेजी से बदलती सियासत और समीकरण में मुलायम एक बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि उन्होंने जो राह चुनी है उसमें यादव और मुस्लिमों का उन्हें समर्थन मिलना तय है। बहुत हिसाब लगाने के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला किया, जिसे नाम दिया समाजवादी पार्टी। कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी 1984 से ही यूपी में संभावनाएं तलाश रही थी, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रही थी। बीजेपी को हराने का एक ही उपाय दिख रहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए पिछड़ों की गोलबंदी यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन। दोनों की दोस्ती कराने में उद्योगपति जयंत मल्होत्रा और संजय डालमिया ने अहम किरदार निभाया। यूपी के जातीय समीकरण को देखते हुए 1993 विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह और कांशीराम की पार्टी ने हाथ मिला लिया। यूपी की फिजाओं में नारा गूंजने लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। मुलायम है। 1993 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रण सज गया। एक और कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट यानी सवर्ण, दलित और मुस्लिमों को एकजुट करने में लगी हुई थी। वहीं राम लहर पर सवार बीजेपी ने कल्याण सिंह के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा, तो सूबे के जातीय समीकरणों के बीच से मुलायम सिंह और कांशीराम अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। कांग्रेस के सवर्ण वोट में बीजेपी सेंध लगा चुकी थी, तो मुस्लिम वोटर छिटक कर मुलायम सिंह से जुड़ने लगे थे। वहीं दलित वोटर्स को कांशीराम में नई उम्मीद दिख रही थी। मुलायम सिंह और कांशीराम ने एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुस्लिम, दलित, यादव
और गैर यादव ओबीसी का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया। यूपी के लोग सियासत के बदले मिजाज को बहुत बारीकी से देख रहे थे। समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर चुनावों में उतरी और बीएसपी 164 सीटों पर। तब यूपी विधानसभा की 425 सीटें हुआ करती थीं। उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था। चुनाव के नतीजे सामने आए तो कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। बीजेपी 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर थी। समाजवादी पार्टी को 109 सीटें तो बीएसपी को 67 सीटें मिली। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कल्याण सिंह ने सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे मोतीलाल वोरा ने साफ साफ कह दिया कि पहले सरकार बनाने के लिए समर्थन के लिए जरूरी आंकड़ों की चिट्ठी लाइए। उधर मुलायम सिंह और कांशीराम ने माइनस बीजेपी दूसरी पार्टी से भीतर खाने बातचीत शुरू कर दी। कांग्रेस, जनता दल और सीपीआई समेत कई दलों ने समर्थन देने का फैसला किया। मुलायम सिंह दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। मुख्यमंत्री तो जरूर मुलायम सिंह थे, लेकिन अधिकतर फैसले उन्हें बीएसपी से पूछकर करने पड़ते थे। कांशीराम को मायावती पर बहुत भरोसा था। वो बीएसपी के तेज तर्रार चेहरों में से एक थीं, लेकिन 1993 के चुनाव के दौरान कांशीराम ने उन्हें सिर्फ पश्चिमी यूपी तक सीमित रखा था। लेकिन एसपी बीएसपी की सरकार बनते ही कांशीराम ने मायावती को यूपी का प्रभारी बना दिया। ये तस्वीरें उसी दौर की हैं जब सूबे में एसपी और बीएसपी की साझा सरकार थी। तब मुलायम सिंह मायावती की तारीफ करते नहीं थकते थे। मायावती को राजनीति की दृष्टि से हम एक बहुत बहादुर महिला मानते हैं, जिन्होंने खुल करके और गरीबों की बात कही और कहीं भी उन्होंने वोट की परवाह नहीं की है, स्वार्थ की परवाह नहीं की। दवा से कम नहीं हुआ? कौन सी जगह जो आपने बताई थे? नहीं वो जो होम्योपैथी का हाँ, नहीं उससे आराम है। वैसे ठीक है। कहा जाता है कि मायावती की भूमिका धीरे धीरे सुपर चीफ मिनिस्टर वाली होती जा रही थी। उनके इशारों पर बड़े बड़े अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग होने लगी। उसने मेरे से ये रिक्वेस्ट किया कि बहन जी पता नहीं मैं किधर जाऊंगा, मैं जनवरी में रिटायर होने वाला हूँ, तो फिर मैंने उसका ट्रांसफर कैंसिल कराया। मायावती की अगवानी खुद मुलायम सिंह करते थे। उनकी हर बात को मुख्यमंत्री ध्यान से सुनते थे। जब दोनों के बीच बातचीत होती थी तो आसपास खड़े लोग कुछ इस अंदाज में ठहाका लगाते थे। मायावती के अंदाज से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे मुलायम सिंह परेशान तो थे, लेकिन मीडिया के सामने हमेशा यही कहते थे कि मायावती सरकारी कामकाज में दखल नहीं देती हैं। सरकार पर निगाह रखना तो उनका अधिकार है, उनकी सरकार है, कहीं हस्तक्षेप नहीं करती हैं। मुलायम सिंह धक्का देकर किसी तरह अपनी गठबंधन सरकार की गाड़ी खींच रहे थे। मायावती धीरे धीरे ताकतवर बनती जा रही थी। ऐसे में मुलायम सिंह को कांशीराम से खतरा कम और मायावती से ज्यादा महसूस होने लगा। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की साझा सरकार में भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुलायम सिंह थे, लेकिन अफसर मायावती के डर से कांपते थे। वो सुपर सीएम की तरह सरकार को कंट्रोल करना चाहती थी। गठबंधन की गांठें धीरे धीरे खुलने लगी। अपनी सरकार पर खतरे को भांपते हुए मुलायम सिंह यादव ने धीरे धीरे जनता दल, सीपीएम और सीपीआई के विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया। बहुमत के लिए मुलायम की नजर बीएसपी के विधायकों पर भी थी। काशीराम अच्छी तरह जानते थे कि पावर पॉलिटिक्स में दोस्त के दुश्मन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसे में उन्होंने लखनऊ पॉलिटिक्स में भविष्य के खतरे को भांपते हुए दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं से सीक्रेट मीटिंग्स शुरू कर दी। इस काम में काशीराम की मदद कर रहे थे उनके उद्योगपति मित्र जयंत मल्होत्रा। इसी बीच 2 जून 1995 को लखनऊ में एक ऐसा कांड हुआ जो शायद मुलायम के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, गेस्ट हाउस कांड। बात
1995 की है। कांशीराम लखनऊ पहुंचे और पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें ज्यादातर विधायक नहीं पहुंचे। भीतर खाने चल रहे खेल को कांशीराम समझ गए। कांशीराम ने दिल्ली आकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर समर्थन दे तो वो मुलायम सिंह की सरकार गिरा देंगे और मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी पहले से ही मुलायम से त्रस्त थी। ऐसे में बीजेपी मायावती को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। 1 जून 1995 लखनऊ। बीजेपी के समर्थन से लैस मायावती लखनऊ पहुंची। अगले दिन यानी 2 जून को मायावती ने बीएसपी विधायकों की गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई। इस बीच मुलायम खेमे को भनक लगी कि मायावती ने सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता लखनऊ के मीराबाई रोड पर स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां कमरा नंबर 1 में मायावती ठहरी हुई थी। समाजवादी पार्टी के जो भी लोग थे वो पूरा हिंसक मुद्रा में स्टेट गेस्ट हाउस के भीतर पहुंच गए। वहां तक पहुंच गए जहां बसपा के लोग विधायक बैठक कर रहे थे। जब इस हमले की खबर लगी तो मायावती, जो उस वक्त कांशीराम के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखती थी, वे एक दूसरे कमरे में चली गई। उनके साथ कुछ कैप्टन सिकंदर रेजी, जो बाद में उनसे अलग हो गए, और एक और व्यक्ति थे। इन लोगों ने एक अलग कमरे में जा करके अपने आप को वहाँ बंद कर लिया और कुंडी वगैरह वहाँ लगा दी। कुछ टेबल्स थी, मेज थी, जिनको उन्होंने वहाँ सटा दिया दरवाजे से कि अगर हमला होता है तो आसानी से कुंडी न टूटे। उधर समाजवादी पार्टी के लोग या जो भी लोग बाहर से आए थे, जो उपद्रवी थे, जो हिंसक मुद्रा में थे, उन्होंने बसपा के लोगों को मारना पीटना शुरू किया। कई लोगों के सर फट गए। मैंने खुद कई लोगों के शरीर से खून बहते वहां देखा। 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। तब कांशीराम ने कहा कि यह मायावती का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जिसमें वो पूरी तरह सफल रहीं। गेस्ट हाउस कांड से समाजवादी पार्टी की इमेज पर बड़ा धब्बा लगा। 3 जून 1995 राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे ताकतवर कुर्सी पर पहली बार एक दलित महिला बैठी। लेकिन गेस्ट हाउस कांड से देश की राजनीति में पहली बार बना दलित, पिछड़ा और मुसलमानों का गठबंधन हमेशा के लिए टूट गया। मायावती ने फटाफट फैसला लेना शुरू किया, जिसमें से एक फैसला था गेस्ट हाउस कांड की जांच का। इसी दौर में मायावती ने लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाने का ऐलान किया। 107 एकड़ में बनने वाले इस परिवर्तन स्थल में उन नेताओं की मूर्तियां लगाने का फैसला हुआ जिन्होंने पिछड़े और दलितों के उत्थान में बड़ी भूमिका निभाई। परिवर्तन स्थल के निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी और बीएसपी में तनाव बढ़ने लगा। करीब 4 महीने बाद बीजेपी ने मायावती सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े का जुगाड़ नहीं कर सकी। सूबे में राष्ट्रपति शासन के बीच अगले विधानसभा चुनाव की घंटी बज गई। सियासी दंगल में खड़ी पार्टियां यूपी के लोगों के मन को नहीं पढ़ पाईं। 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। बीजेपी को 174 सीटें मिली और वोट शेयर रहा 32.52%। समाजवादी पार्टी के साइकिल से 110 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे और वोट मिला 21.80%। बीएसपी को 67 सीटों पर कामयाबी मिली और वोट शेयर रहा 19.64%। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 33 सीटें मिली और वोट रहा 8.35%। कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। आपसी तालमेल की गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। तब यूपी के राज्यपाल की कुर्सी पर थे रोमेश भंडारी। मुलायम अच्छी तरह समझ रहे थे कि गेस्ट हाउस कांड के बाद अब मायावती उन्हें कभी समर्थन नहीं देंगी। बीजेपी के साथ मुलायम का तालमेल हो ही नहीं सकता था। पहलवानी के अखाड़े में अपना चरखा दांव के लिए मशहूर मुलायम सिंह यादव की जितनी नजर लखनऊ पर थी, उतनी ही दिल्ली की सियासत पर भी थी। केंद्र में सत्ता का मिजाज बदल चुका था। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कभी भी कुछ भी हो सकता था।
मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देखने वालों की तादाद एकाएक बहुत बढ़ गई थी। ऐसे में राजनीति के घाघ खिलाड़ी मुलायम सिंह नई उम्मीदों के साथ लखनऊ से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए। केंद्र की गठबंधन सरकार में मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। दूसरी ओर यूपी में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की लगातार कोशिशें चलती रही, किसी को भी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही थी। ऐसे में पहली बार देश की राजनीति में सरकार बनाने का अजीबोगरीब फॉर्मूला सामने आया। बीजेपी बीएसपी में इस शर्त पर दोस्ती हुई कि 6 महीने एक पार्टी की सरकार बनेगी, उसके अगले 6 महीने दूसरी पार्टी की। सत्ता में आने के इस नए फॉर्मूले के हिसाब से 21 मार्च 1997 को मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, लेकिन खटपट शुरू होते देर नहीं लगी। हिंदुस्तान की राजनीति ने कुर्सी के लिए पहली बार एक अद्भुत प्रयोग देखा। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और बीएसपी में इस शर्त पर गठबंधन हुआ कि 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी। शर्त के हिसाब से पहले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मायावती बैठी। अगर लंबे अरसे तक अपॉर्चुनिटी ना आए तो मेरा लक्ष्य है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। जैसे ये 6-6 महीने का जो है ये मेरा क्रिएशन है। विधानसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर बीएसपी और बीजेपी में मतभेद खुलकर सामने आए। बाद में बीजेपी के केसरीनाथ त्रिपाठी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की मंजूरी बीएसपी ने दे दी। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठी मायावती दनादन फैसले ले रही थी और इसकी एक बड़ी वजह भी थी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश में बड़े डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से नए डिस्ट्रिक्ट बनाए। कांशीराम अच्छी तरह समझ रहे थे कि गठबंधन में कभी भी और कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अपने खास स्टाइल में राजनीति कर रहे थे। वो गठबंधन में साझीदार बीजेपी पर भी तीखे तीर छोड़ने पर जरा भी हिचक नहीं करते। जनता दल को यूनाइटेड फ्रंट जो है उसको सांपनाथ, कांग्रेस को सांपनाथ, उनको नागनाथ कहता और बीजेपी को कोबरा। बतौर मुख्यमंत्री मायावती तेजी से फैसले ले रही थी। कई नए जिलों का भी ऐलान हुआ। नए जिले बनाने के पीछे बीएसपी का अपना तर्क था। मान्यवर कांशीराम जी ने ये निर्देश दिए थे कि आपको 6 महीने का मौका सरकार चलाने का मिला है और आपको 6 साल का काम 6 महीने में करके दिखाना है। बीजेपी नेताओं को भले ही मायावती के फैसले ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन वो चुपचाप अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। मायावती के 6 महीने पूरे होने के बाद बीजेपी के कल्याण सिंह 21 सितंबर 1997 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह सरकार ने मायावती सरकार के फैसले को बदलना शुरू कर दिया। दोनों पार्टियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। मायावती ने महीने भर के अंदर ही कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने 2 दिन के भीतर ही यानी 21 अक्टूबर को कल्याण सिंह को बहुमत साबित करने के लिए कहा। 2 दिनों में यूपी की राजनीतिक प्रयोगशाला में कई प्रयोग हुए। बीएसपी, कांग्रेस और जनता दल में बड़ी टूट हुई। कई विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। अब विधानसभा में कल्याण सिंह को बहुमत साबित करना था। 21 अक्टूबर 1997 लखनऊ। विधानसभा के भीतर विधायक मेजों पर लगे माइक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। माननीयों ने विधानसभा के भीतर जो कुछ किया उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। मंजर क्योंकि हमने अपनी आंख से देखा है कि किस तरीके से माइक का इस्तेमाल करना और आपस में मारना और विधायकों का और बड़े बड़े मंत्री मतलब बड़े बड़े लोगों को घायल होते हुए देखना, ये मंजर जब भी कभी हम सोचते हैं
तो लगता है कि भाई वो एक डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में एक बहुत ही काला दिन था। कल्याण सिंह ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। उन्हें 222 विधायकों का साथ मिला। विधानसभा में हुई मारपीट को आधार बनाते हुए राज्यपाल रोमेश भंडारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, लेकिन राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी। कल्याण सिंह ने पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए सभी विधायकों को मंत्री बना दिया। पहली बार 93 मंत्रियों के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। आम आदमी को मंत्री बड़ी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है और जनसंख्या के हिसाब से विचार करेंगे तो अनेक ऐसे प्रदेश हैं कि जो अपने यहाँ की जनसंख्या के मुकाबले अधिक लंबा मंत्रिमंडल रखे हुए हैं। कल्याण सिंह सरकार को गिराने के लिए भीतर खाने जोड़ तोड़ चलता रहा। 21 फरवरी 1998 को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और जगदंबिका पाल को रात के अंधेरे में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ बीजेपी के सीनियर नेता अटल बिहारी वाजपेयी अनशन पर बैठ गए। रातों रात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अगले दिन हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी। कल्याण सिंह सरकार बहाल हो गई और जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री के तौर पर 24 घंटे भी पूरा नहीं कर सके। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे थे। पार्टी आलाकमान मन ही मन कल्याण सिंह के तौर तरीकों से नाराज चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग जोर शोर से उठने लगी। सवाल उठता है कि आखिर कल्याण सिंह जैसे नेता को बीजेपी से बाहर करने की नौबत क्यों आई? उनके मन में अटल जी के लिए खटास कैसे पैदा हुई? बात 1997 की है। तब अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। यूपी में सरकार के लिए बीजेपी और बीएसपी के बीच 6 महीने की डील हुई थी। डील के मुताबिक मायावती का 6 महीने का टर्म पूरा होने वाला था। कल्याण सिंह को लगने लगा था कि मायावती उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपना चाहती हैं। उन्हें लगा कि अटल जी बीएसपी के दबाव में हैं, क्योंकि केंद्र में पीएम की कुर्सी के लिए उन्हें बीएसपी का समर्थन चाहिए था। लेकिन शर्त के मुताबिक मायावती ने अपनी पारी पूरी होने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, पर खटपट इस कदर बढ़ने लगी कि मायावती ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ लिया। कल्याण सिंह ने भले ही साम दाम दंड भेद से सरकार तो बचा ली, लेकिन रिश्तों में ऐसी दरार पैदा हुई जो रह रहकर सामने आती रही और कल्याण सिंह को बीजेपी से निकाले जाने के बाद ही खत्म हुई। तब भी मैं टेबल के ऊपर फैसले लेता था, आज भी टेबल के ऊपर ही फैसला लेता हूं। कल्याण सिंह अपने हिसाब से राजनीति कर रहे थे। उनसे मिलना जुलना अब आसान नहीं था। कहा जाता है कि उनके करीबी प्रशासन में कोई भी काम करवाने की हैसियत रखते थे और कल्याण सिंह की वजह से कोई कुछ कह नहीं पाता था। उनके तौर तरीकों की शिकायत आलाकमान तक पहुंचने लगी। अच्छा रहे कि अगर वो ये कहना शुरू करें कि कल्याण सिंह एक दृढ़ व्यक्ति है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैं दृढ़ता से काम करता हूँ। कल्याण सिंह ने बीजेपी के सीनियर नेताओं को नाराज कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करने में भी हिचक नहीं दिखा रहे थे। कल्याण सिंह का तौर तरीका बीजेपी आलाकमान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नाम नहीं दे सकता, परंतु है कोई अज्ञात शक्ति जो हर आड़े वक्त पर मेरा साथ देती है, संरक्षण करती है। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। कल्याण सिंह के तौर तरीकों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने उन्हें पार्टी से बाहर निकालने जैसा कड़ा फैसला ले लिया। कल्याण सिंह जो एक वक्त भाजपा की राजनीति में अटल और आडवाणी के बाद तीसरे कद के नेता समझे जाते थे,
उनको भारतीय जनता पार्टी से बाहर होना पड़ा। यूपी बीजेपी में लालजी टंडन और कलराज मिश्र जैसे नेता भी थे जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझ रहे थे, लेकिन आला कमान ने बहुत हिसाब लगाने के बाद कल्याण सिंह की जगह रामप्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का फैसला किया, जो एक तरह से राजनीति के वानप्रस्थ आश्रम में जिंदगी गुजार रहे थे। कहा जाता है कि जब रामप्रकाश गुप्ता के नाम पर मुहर लगी तो लखनऊ में उनका घर खोजने में पुलिस को 2 घंटे का समय लगा। किस्मत ने रामप्रकाश गुप्ता को देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। कहा जाता है कि वो अपने मंत्रियों के नाम तक भूल जाते थे। रामप्रकाश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल तो रही थी, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रही थी। धीरे धीरे यूपी अगले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में बीजेपी ने राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। राजनाथ सिंह पूरे जोश के साथ बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए। इसी दौर में यूपी का बंटवारा हुआ और उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। अब यूपी में विधानसभा की सीटें घटकर रह गईं 403। इस बीच कल्याण सिंह अपने लिए नया राजनीतिक आसमान तलाश रहे थे। उन्होंने जन क्रांति पार्टी बना ली और तूफानी रफ्तार से राजनीतिक जमीन तैयार करने में लग गए। यूपी में कांग्रेस ने ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोटों के समीकरण से करीब 4 दशक तक राज किया, लेकिन मंडल कमंडल की आंधी में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक बुरी तरह से तितर बितर हो गया। मुलायम सिंह की पूरी राजनीति यादव और मुस्लिम वोटों की परिक्रमा कर रही थी, तो मायावती की राजनीति दलित वोटों पर टिक गई। बीजेपी की नजर सवर्ण, गैर यादव, ओबीसी और दलित वोटों पर थी। यह यूपी की राजनीति का एक ऐसा दौर था जिसमें जात और धर्म के आधार पर नए तरह की किलेबंदी हो रही थी, जिसमें सबको अपने लिए कुछ न कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही थी, लेकिन आम आदमी अपनी किस्मत के बंद दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था और पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी के लिए मंदिरों में मन्नत मांग रहे थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इतिहास गवाह है, यूपी स्पेशल के अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे कुर्सी के लिए माया मुलायम की 2.5 चाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।